नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री की क्लास, ठीक है? जो आपके आने वाले यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस सीरीज के रिकॉर्डिंग्स को, क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है? और इस क्लास के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसे भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? आप वीडियो देखिएगा, आपको पहले थियरी देखना है, थियरी को समझना है और लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको समझ के फिर अटेंड करना है, ठीक है? तो देखिएगा आप थियरी के बाद कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है? और आगे जो आपका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो देखिए, हम पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, ठीक है? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो तब तक आप ये बताइए, जो पहली कंपनी होती है जो भारत में आती है वो कौन सी कंपनी है, ठीक है? सोचिए और बताइए। देखिए, यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो हो रहा है पोर्तुगीज का, ठीक है? सॉरी, मेरे खांसी को अवॉइड कीजिएगा प्लीज, ठीक है? देखिए, यहाँ पे जो पहली कंपनी है, थोड़ा कैमरा इशू है, ठीक है? आप देखिए, जो पहली कंपनी है वो है पोर्तुगीज, ठीक? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पोर्तुगीज है वो यानी पुर्तगाली, वो पहली कंपनी थी जो भारत में आते हैं, ठीक है? लेकिन भारत में ज्यादा से ज्यादा एरिया जो कवर करने वाली कंपनी है वो कौन होती है? ब्रिटिशर्स की होती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड वाली। तो ध्यान रखेंगे, जो पहली कंपनी आती है वो किस कंट्री की होती है? वो होती है पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली, पोर्तुगीज की। लेकिन जिसका वर्चस्व ज्यादा होता है, जिसने भारत के ज्यादा से ज्यादा एरिया को ज्यादा समय तक रूल किया, वो होती है अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है? ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब प्रश्न बनता है कि पहला इंसान जो सी रूट के थ्रू भारत आया, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इसके पहले किसी यूरोपियन ने भारत में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन पहला पर्सन जो सी रूट यानी समुद्री रास्ते के थ्रू भारत आया था वो कौन था? तो वो है वास्को डिगामा, ठीक है ना? वास्को डिगामा आता है भारत में और कब आएगा? 1498 में आएगा। तो ध्यान रहेगा। देखिए, वास्को डिगामा सी रूट के थ्रू आता है भारत, 1498 में आएगा। लेकिन ये किस रास्ते से आता है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के थ्रू भारत आएगा, ठीक है? यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से फिर भारत आएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में केप ऑफ गुड होप का नाम आता है और उससे क्वेश्चन पूछता है तो आप केप ऑफ गुड होप को जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, पहले यही बात हो रही है कि वास्को डिगामा 1498 में पहला यूरोपियन जो सी रूट के थ्रू भारत में आता है। नाम याद रखेंगे? हाँ, तो बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है ना? देखिए, उसके साथ भारत का एक व्यक्ति होता है जो गुजराती होता है, जिसका नाम होता है अब्दुल माजिद, ठीक है? अब्दुल माजिद क्या करता है? वास्को डिगामा की मदद करता है भारत आने में। और जब वो भारत आता है तो कहाँ आता है? वो आता है कलिकट में, ठीक है ना? तो वास्को डिगामा जब भारत आता है तो अपना कदम रखता है कलिकट में, और उसका वेलकम कौन करता है? तो करता है वही कलिकट का राजा जैमोरिन। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? जैमोरिन इसकी मदद करेगा, वास्को डिगामा भारत आएगा और यहाँ से ट्रेड करेगा और इतना मुनाफा कमा के जाएगा कि जो बाकी यूरोपियंस थे वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हमें भी भारत चलना है और क्या करना है, वहां पे चल के ट्रेड करना है, ठीक है? तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वास्को डिगामा पेपर से यानी ब्लैक पेपर से यानी काली मिर्च से, गोल मिर्च से इतनी मुनाफा कमाएगा कि बाकी यूरोपियंस भी उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं। समझ में आया? देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वही देखा कि पहला जो पुर्तगाली था वास्को डिगामा था, 1498 में भारत आता है। उसके साथ होता है अब्दुल माजिद जो कि गुजराती होता है, उसकी मदद करता है भारत आने में, ठीक है? और ये बताइए, वो कहाँ पे पहली बार आता है? तो वो आता है कलिकट में, और उसकी जो मदद करता है वो होता है, सॉरी मदद नहीं, यहाँ पे जो उसका स्वागत करता है वो होता है जैमोरिन, ठीक है? आगे बढ़े। देखिए, यहाँ पे वही प्रश्न है कि जब भारत आया था तो क्या वो भारत से दोबारा जाता है पुर्तगाल? तो बिल्कुल जाता है। देखिए, वो
1501 में दोबारा भारत आता है, ठीक है। जब वो पहली बार भारत आता है ना, कौन, वास्को डी गामा, तो भारत में आता है, 3 महीने तक यहाँ रुकता है और फिर चला जाता है अपने देश को, ठीक है। तो ये 1501 में फिर भारत आया और कहाँ पे एक फैक्ट्री यानी कारखाना को स्टैब्लिश करता है ये कन्नौर में, ठीक है। तो जब वास्को डी गामा दूसरी बार आएगा तो कन्नौर में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना। और देखिए यही चीज मेंशन है कि ये कब कब भारत आता है, कौन, वास्को डी गामा। तो देखिए पहली बार ये 1498 में आता है, दूसरी बार यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा 1501 में आता है, ठीक है, और तीसरी बार आता है 1524 में। और जब इस बार भारत आएगा तो इसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है। देखिए भारत इसको इतना पसंद था कि यहाँ पे मर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये अपने देश को वापस नहीं लौट पाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पे दूसरे पर्सन का नाम है, किसका नाम आ रहा है, दूसरे पुर्तगाली का नाम आ रहा है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल सॉरी। देखिए ये भी आता है, ये भी आएगा किस लिए आता है, ये भी मसालों की ट्रेडिंग के लिए आता है, ठीक है। वास्को डी गामा को देखता है कि वास्को डी गामा इतना सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो क्यों नहीं हम भी चले, हम भी वहां पे प्रॉफिट अर्न करें। तो फिर ये भी आता है मसालों की बिजनेस के लिए, ठीक है। और ये बताइए पहली कारखाना कहाँ लगाता है, अभी हमने देखा था वास्को डी गामा जब 1501 में आता है तो कन्नौर में फैक्ट्री लगाता है, लेकिन ये कहाँ पे लगाता है जब 1500 में आएगा, 1500 ईस्वी में, तो ये कलिकट में लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री यानी कारखाना लगती है वो कहाँ लगती है, वो लगती है सॉरी वो लगती है कलिकट में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगालियों की पहली कारखाना कहाँ स्टैब्लिश हुई थी, तो हुई थी कलिकट में, ठीक है। और जो कन्नौर में होता है वो होता है कब, 1501 में वास्को डी गामा करता है देखिएगा कलिकट, ठीक है, कन्नौर और कोची, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पे पोर्तुगीज ने अपना दबदबा बनाया था, यानी अपने कारखाने यहाँ पे स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। ये 3 जगहों को याद रखिएगा, कलिकट, कन्नौर और कोची, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे ये नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा का, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कौन है, ये भी बिजनेस करने आया था, ऑब्वियसली बिजनेस तो करने आया था, लेकिन ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है। इसको फ्रांसीसियों ने अपना गवर्नर बना के कहाँ भेजा था, भारत में भेजा था, ठीक है, कि जाओ और वहां पे सब कुछ जो वहाँ हमारा मसला है, जो मामला है उसको रेगुलेट करो, ठीक है, नियंत्रित करो, ठीक। तो ये गवर्नर बन के आता है, पहला गवर्नर होता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ठीक। तो ये कब आता है गवर्नर बन के, ये आएगा 1505 में भारत में, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है, ठीक है। और इसका कार्यकाल क्या होता है, 1505 से 9 के बीच में, ठीक। पहला गवर्नर आपको याद रहेगा। और इसी की पॉलिसी होती है ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि जो पोर्तुगीज होते हैं वो सी रूट को खोजते हैं, यानी सी रूट को डिस्कवर करते हैं भारत आने के लिए, ठीक है। तो ये चाहते हैं ना कि जो इंडियन ओशन के थ्रू हम आए हैं, अरबियन सी से होते हुए जो इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन पे हम कब्जा करें, ठीक है। जो बाकी की यूरोपियन कंपनीज हैं वो इसके थ्रू भारत या फिर और देशों में ना जा सके, क्यों, क्योंकि अगर दूसरी कंपनीज आएंगी तो हमारा जो मुनाफा है, हमारा प्रॉफिट है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये नहीं चाहते थे कि दूसरी कंपनीज आए, और अगर दूसरी कंपनीज आती भी हैं तो ये क्या करे, इन्हें अच्छा खासा टैक्स दे, ठीक है, ड्यूटीज पे करे, ठीक है। तो इसलिए क्या, ये ब्लू वाटर पॉलिसी ध्यान रखिएगा, ये थी अल्मेडा की। अगर एग्जाम में पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किससे रिलेटेड थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसका गोल था, तो ये था अल्मेडा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा की थी, ठीक है, भूलेंगे नहीं ना। तो पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा और उसी की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब देखिए दूसरे गवर्नर की बात आती है, किसकी बात आती है, अल्बुकर्क की बात आती है, ठीक है। तो जो दूसरा गवर्नर था वो था अल्बुकर्क, और ये भारत कब आया था, ये आया था भारत पहले आया था, लेकिन गवर्नर कब बना था, तो इसका जो कार्यकाल था लगभग 1509 से, ध्यान रखिएगा 1515 तक था, ठीक है। इस टाइम ये गवर्नर था, ठीक। देखिए यहाँ पे यही लिखा गया है कि इसको क्या माना जाता है, रियल फाउंडर, इसने असल में
पोर्तुगीज पावर को भारत में इस्टेब्लिश किया था, ठीक है ना। ये वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। पोर्तुगीज को अच्छा खासा इसने पावर दिलाया था भारत में। यही आगे चलकर 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक से छीन लेता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि गोवा को कब पोर्तुगीज अपने कब्जे में करते हैं, तो कब करते हैं? 1510 में करते हैं, याद रखिएगा। और कौन करता है? करने वाला कौन रहता है? यही अल्बुकर्क रहता है। और आपको पता होगा कि जब हमारा देश आजाद हो जाता है तब तक गोवा पे कब्जा इन पोर्तुगीज का रहता है। 1961 के लगभग ये भारत को छोड़ के फिर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले आने वाले कौन थे? तो यही पुर्तगाली थे। और भारत में सबसे लंबे समय तक ठहरने वाले कौन थे? तो यही पुर्तगाली थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वही बात जो हमने अभी आपको बताया कि 1510 में इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। 1510 में विजयपुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि तंबाकू और काजू की खेती की किसने भारत में शुरुआत की, तो पुर्तगालियों ने की, ठीक है ना। जो आज तंबाकू आप देखते हैं, काजू खाते होंगे, खाते हैं ना, खाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, पिज्जा बर्गर खाते हैं, पिज्जा बर्गर मत खाइएगा, काजू खाइएगा, ठीक है, काजू बादाम। तो वही काजू की खेती और तंबाकू मत खाइएगा, ठीक है ना। तो ये तंबाकू की शुरुआत किसने की? तो ये किसने की? पुर्तगालियों ने की, ठीक है ना। और कोकोनट की काफी अच्छी वैरायटीज को भी लेकर भारत में आए खेती करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अल्बुकर्क ने कुछ अच्छी चीजें भी की, क्या की? जैसे कि इसने सती प्रथा को समाप्त किया, ठीक है। इसके कार्यकाल में इसने ये चीज को खत्म किया, ठीक है ना। खत्म करने की पूरी कोशिश की कि हाँ, सती प्रथा बंद होनी चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। और देखिए ये अपने पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित करता है, ठीक। जो इसके मेंबर्स थे, जो पुर्तगाली थे, उनसे बोलता है तुम भारतीयों से क्या करो, विवाह करो और हमारा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ाओ। तो आपको समझ आया, जो पहली कंपनी थी कौन थी? पुर्तगाली थी। और जो पहला इंसान भारत आता है, वास्को डिगामा आता है, ठीक है। और इनका जो पहला गवर्नर होता है उसका नाम अल्मेडा होता है, ठीक है। उसी की ब्लू वाटर पॉलिसी होती है। दूसरा जो मेन गवर्नर है उसका क्या नाम है? अल्बुकर्क, ठीक है ना। और वही पोर्तुगीज का रियल फाउंडर होता है इंडिया में, ठीक है ना। और क्वेश्चन बनता है कि ये गोवा को कब कब्जे में करते हैं? तो 1510 में करते हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। किससे छीनते हैं? बीजापुर के शासक से छीनते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नाम आता है एक और गवर्नर का, नीनो द कुन्हा, ठीक है ना। नीनो द कुन्हा। देखिए ये कब भारत का गवर्नर बनता है? भारत में पोर्तुगीज का गवर्नर कब बनता है? तो ये 1529 के लगभग बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या करेगा? जो पोर्तुगीज का पहले इनका जो हेडक्वार्टर था कोचीन में हुआ करता था, इसको ये शिफ्ट करेगा गोवा में, ठीक है ना। आपने देखा 1510 में गोवा को ये लोग अपने कब्जे में करते हैं। लेकिन ये जो नीनो द कुन्हा है, ये अपने हेडक्वार्टर को, यानी पोर्तुगीज के हेडक्वार्टर को शिफ्ट करेगा जब ये गवर्नर बनेगा उसके बाद 1530 में, ठीक है ना। कहाँ शिफ्ट करेगा? हेडक्वार्टर को कोची से गोवा को शिफ्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पहले नाम कोचीन था ना, यही अब बदल के कोची हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका जो मॉडर्न नेम है वो क्या है? कोची है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब हुमायूं हमला करता है, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो वहां का रूलर होता है, शासक होता है बहादुर शाह, ठीक है। बहादुर शाह मदद मांगता है इससे, ठीक है, कि तुम हमारी मदद करो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? बेसिन देंगे, ठीक है। तो जब 1534 में, हाँ, 1534 में जब हुमायूं हमला करता है गुजरात के तरफ, तो वहां का शासक होता है बहादुर शाह। वो मदद मांगता है किससे? नीनो द कुन्हा से, ठीक है, कि तुम हमारी मदद करो और बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? बेसिन देंगे, ठीक है ना। ये एक आइलैंड है, उसको हम तुम्हें बदले में दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पुर्तगालियों के अधीन में कौन से क्षेत्र आते थे, कौन कौन से क्षेत्र इनके अधीन हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिएगा पहला जो है गोवा, ठीक है। गोवा तो आपने देखा ही, ये 1510 में कब्जे में किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद मुंबई, ठीक है, दमन और दीव, ठीक है। देखिए एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
ठीक है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन से एरिया में पुर्तगाली हुआ करते थे, बसे थे, ठीक है, और आपको जगहों का नाम दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जगहों का नाम देगा कि जिसमें पुर्तगाली नहीं हुआ करते थे। तो अगर आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ कहाँ पुर्तगाली हुआ करते थे तो क्या होगा, आप इसको एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए पहले तो उनका गोवा में होता था सीट, मुंबई, दमन और दीव में, ठीक है, और कहाँ थे, सैनथोम, चेन्नई के सैनथोम में भी थे, ठीक है, तमिलनाडु में भी थे, तमिलनाडु में कहाँ, नागापट्टनम में थे, ठीक है, उसके अलावा भी कहाँ थे, मंगलोर में थे, कलिकट में आपने देखा ही वास्को डी गामा आता है, ठीक है, सबसे पहले तो कलिकट में भी थे, कन्नौर में आपने देखा जब वास्को डी गामा आता है तो 1501 में अपनी फैक्ट्री लगाता है ठीक है, कन्नौर में, ठीक है, और कोचीन यहाँ पे भी होते थे। तो आप इन जगहों के नाम ध्यान में रखिएगा, अगर एग्जाम में जगहों का नाम पूछता है तो आप इसको क्या करिएगा, राइट मार्क करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या यहाँ पे है कि मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध क्या था, ठीक है, किसका, पुर्तगालियों का राजनीतिक संबंध, ठीक है। तो देखिए जब पोर्तुगीज आते हैं, ठीक, पुर्तगाली आते हैं, उससे इंस्पायर होके बाकी और भी यूरोपियन कंपनीज भारत में आएंगी ट्रेड करने, क्योंकि जो ये पुर्तगाली होते हैं ना इतनी प्रॉफिट कमाते हैं कि जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो भी चाहती हैं कि हम भी भारत चले और क्या करें, मुनाफे कमाएं, ठीक है। तो वही चीज कहा है कि यहाँ पे जब आप आगे देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, ये किसका होता है, कहाँ का होता है, ब्रिटेन का होता है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अम्बेसडर होता है। जब ये जहांगीर के कोर्ट में जाएगा 1609 में, ठीक है, परमिशन मांगने, ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाएगा कि हमें परमिशन दीजिए, हम भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करें, यानी कारखाने लगाए, लेकिन जहांगीर परमिशन नहीं देता है कि पूरे भारत में आप लोग जहाँ पे मुगल एम्पायर है, मुगल टेरिटरी है, वहाँ पे आप बिजनेस करिए। क्यों, क्योंकि जो पोर्तुगीज हैं आपने देखा ना, ये कब का आए हुए हैं, लगभग अंग्रेजों से 100 साल पहले का, 100-150 साल पहले का आए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका रिलेशन जो है मुगल एम्पायर से काफी अच्छा है, ठीक है ना, ये पहले से है, पहले से अंग्रेज इनको जो पोर्तुगीज हैं इनको मुगल एम्पायर जानते हैं, तो वो विलियम हॉकिंस को अलाउ नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है ना कि जब विलियम हॉकिंस जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसको परमिशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक तरीके से इनके कॉम्पिटिटर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे यहीं से अंग्रेजों की भी शुरुआत होती है, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करेंगे, पुर्तगालियों को हराना शुरू करते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है, काफी चीजें आपको यहाँ से एग्जाम में मिलेगी, इतना तो कंफर्म है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या होता है, जब विलियम हॉकिंस जाएगा परमिशन लेने के लिए, परमिशन भले नहीं दी जाती है, लेकिन ये पोर्तुगीज की बहुत ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंट ये कॉम्पिटिटर्स उभर के निकलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे वही चीज है जो हमने पहले देखा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आगे चल के जो मुगल एम्परर होता है वो पोर्तुगीज पे भड़कता है, क्यों भड़कता है, कौन रहता है मुगल एम्परर, जहांगीर रहता है, ठीक है, जब ये अंग्रेज जाते हैं, पहुंचते हैं उसके दरबार में। तो देखिए क्या होता है ना कि पोर्तुगीज हुगली को कैप्चर करते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगह अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, हुगली में भी लगाएंगे, लेकिन हुगली में वो क्या करेंगे, डकैती का काम भी शुरुआत कर देते हैं, डकैती की भी शुरुआत करेंगे, जिससे मुगल एम्परर को, यानी जो मुगल हाँ सम्राट होते हैं, इनको काफी नाराजगी होगी, और फिर ये लास्ट में पोर्तुगीज का साथ नहीं देते हैं कि हाँ तुम्हें ही बस बिजनेस करना है, वो और कंपनियों को भी अलाउ करेंगे, क्योंकि ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग डकैती का काम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे यही कहा ना कि समुद्री डकैती की इन्होंने शुरुआत की, जिससे क्या होता है, मुगल सरकार भी परेशान हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुगली में ये डकैती की शुरुआत करते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि पुर्तगाली डकैती की शुरुआत कहाँ करते हैं डकैती, तो हुगली में करते हैं, ध्यान रहेगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो बात है वो क्या कही जा रही है, जब ये पुर्तगाली, आपने अभी देखा कि पुर्तगाली क्या करते हैं, डकैती की शुरुआत करेंगे हुगली में, तो शाहजहां परेशान होके कासिम खान को बोलेगा कि जाओ, ठीक है, बंगाल का गवर्नर होगा कासिम खान, बोलेगा कि इन पोर्तुगीज को देखो, ठीक है, इनको रोको, इनको जो करके रोकना है रोको, ठीक है, इनकी डकैती को रोको, क्योंकि ये काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये शाहजहां इनको ऑर्डर देगा, और जो इनको पहले प्रिविलेज मिली थी, ठीक है ना, जो मुगल एम्परर के तरफ से, ठीक है, वो खत्म की जाती है, और लगभग इनके ऊपर एक्शन लेना शुरू होता है 1632 से, ठीक है। कौन लेता है, कासिम खान लेता है, और कौन होता है कासिम खान,
बंगाल का गवर्नर होता है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। देखिए आगे बढ़ते हैं। पहली कंपनी आपने अभी देखा कौन होती है, पोर्तुगीज की होती है, ठीक है, पोर्तुगीज आते हैं। दूसरी कौन होते हैं, डच होते हैं, ठीक है। दूसरी जो कंपनी होती है पोर्तुगीज को देख के काफी इंस्पायर होती है और वो भी भारत आती है ट्रेड करने के पर्पज से। तो देखिए पोर्तुगीज कब आते हैं, यहाँ पे देखिए एक इंसान का नाम है कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ठीक है, ये लिखा है ना, 1596 में सुमात्रा और बेंटम को पहुंचता है, ठीक है। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है इसकी फॉर्मेशन कब होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1602 में, ठीक है ना। और यही ध्यान रखिएगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसकी स्थापना कब होती है, 1600 में, ठीक है ना। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और डच जो दूसरी कंपनी होती है उसकी स्थापना होगी 1602 में, ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो डच अपने पहली कारखाना लगाते हैं, पहली फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो वो करेंगे मसूलीपट्टनम में, ठीक है, ध्यान रहेगा। आपने अभी देखा था किसके बारे में, पोर्तुगीज के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कलिकट में 1500 ईस्वी में, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ पे करते हैं, मसूलीपट्टनम में। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डच अपनी पहली कारखाना कहाँ लगाते हैं तो मसूलीपट्टनम में लगाते हैं। और कब लगाते हैं, 1605 में लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज है कि देखिए जो डच होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको कोई शासन नहीं करना है, एम्पायर बिल्डिंग नहीं करना है, उनको क्या, उनका मेनली फोकस जो था ना बिजनेस पे था, उनको क्या करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। उनको कोई शासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना नहीं है, ठीक है। और उनका फोकस केवल भारत में नहीं था, जैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनका फोकस क्या हुआ करता था, भारत हुआ करता था, ठीक है। उनको भारत में क्या करना है, सारे एरिया को कैप्चर करना है और यहाँ पे अच्छा से अच्छा मुनाफा कमाना है, ठीक है। लेकिन ये डच थे ना, डच का फोकस कहाँ था, साउथ ईस्ट एशिया में भी था, ठीक है, और वेस्ट में भी था। इनका कोई ऐसा एम नहीं था कि हमको भारत में एम्पायर बिल्डिंग करनी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वही चीज होता है कि डच फिर बाहर कैसे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई किससे होती है, ब्रिटिशर्स से होती है, तो फिर ये डच वगैरह कहाँ गए, तो देखिए अंग्रेज इनको समय समय पर जो यूरोपियन कंपनीज आती हैं सबको हराकर क्या करती हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि यहाँ पे 1759 में हुगली की लड़ाई होती है, ठीक है, किसमें होती है, अंग्रेजों में होती है और डच में होती है, ठीक। जिसके बाद डच हारे जाते हैं और ये चले जाते हैं इस देश से बाहर, ठीक है ना। कहीं कहीं इनकी बिजनेस कहीं कहीं पढ़ने के बारे में मिलेगा, पढ़ने में मिलेगा, लेकिन इतने बड़े एरिया में ये नहीं रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये हारे जाते हैं। और देखिए ये जो 1759 में 1759 में जो हुगली की लड़ाई है ना, इसी को बैटल ऑफ बेदरा और बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि डच किस युद्ध के बाद बाहर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजों से फाइनली वो 1759 में, ठीक है, 1759 में हारते हैं, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बेदरा या बैटल ऑफ चिंसुरा, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो पहली कंपनी थी अभी हमने देखा पुर्तगाली थी, ठीक है, दूसरी कौन थी, डच थे, ठीक है ना। तो देखिए वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो हमने देखा हुगली की लड़ाई थी उसी को कहा जाता है बैटल ऑफ बेदरा और बैटल ऑफ चिंसुरा भी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में बैटल ऑफ चिंसुरा पूछता है या फिर बैटल ऑफ केवल बेदरा पूछता है तो आप ध्यान में रखिएगा ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है डच की और अंग्रेजों की, ठीक है ना। ये इन दोनों में, अंग्रेजों और डचों में ये लड़ाई होती है जिसमें डच हारे जाते हैं, ठीक है, और अंग्रेज जीत जाते हैं, ठीक। आगे बढ़े। देखिए अब तीसरी कंपनी कौन आती है जो बाद में काफी पावरफुल होती है, ठीक है, आपने सुना ही होगा ब्रिटिशर्स की, ठीक है ना। तीसरी कंपनी रहती है। देखिए आप इसको एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, काफी कंफ्यूजिंग है ना, पहला पोर्तुगीज आते हैं, दूसरा डच आते हैं, तीसरी इंग्लिश आती है, ठीक है। तो याद कैसे करें, तो देखिए याद ऐसे आप एक तरीके से कर सकते हैं, आप पढ़ते हैं ना पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना आप क्या करिए, पीडी बस बीच में ई डी जोड़ दीजिए, ठीक है, और ये हुआ पी डी ई डी एफ, ठीक है। पहले कौन होते हैं, पोर्तुगीज होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे कौन होते हैं, डच होते हैं, आपने देखा, ठीक। और तीसरे कौन होते हैं, इंग्लिश होते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश। और चौथे
डेंस होते हैं, ठीक है, डेंस। और लास्ट वन होते हैं फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच। ऐसे ही आप याद कीजिएगा, ठीक है, पी डी ई डी एफ, ठीक है ना, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। एग्जाम में पूछता है कि किस सीक्वेंस में, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस बताइए यूरोपियन कंपनीज का भारत में आने का, ठीक है ना। तो अगर आप पीडीएफ से पीडीईडीएफ बना दीजिए तो आपको एग्जाम में 1 सेकंड लगेगा, 1 से 2 सेकंड क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है ना। तो आपने ये चीज देखा, ठीक। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों की बात हो रही है, तो प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेजों की कंपनी का फॉर्मेशन कब हुआ। तो जो अंग्रेज थे उनकी कंपनी को चार्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1600 ईस्वी में दिया था, ठीक है ना, 31 दिसंबर 1600 एडी में, ठीक है ना। कौन दिया था? क्वीन एलिजाबेथ दिया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा उस टाइम रानी महारानी कौन थी ब्रिटेन की? क्वीन एलिजाबेथ थी जब इस कंपनी को चार्टर दिया गया था, ठीक है ना, अधिकार पत्र दिया गया था कि जाओ और ईस्ट में जाकर ट्रेड करो, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, आपको पता है एग्जाम में ये भी पूछता है कि उस टाइम जो कंपनी को जिसको चार्टर दिया गया था उसका नाम क्या था। तो देखिए उसका नाम था ना गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि उस कंपनी का क्या नाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मत लिख दीजिएगा, ये तो बाद में बनती है, काफी छोटी छोटी जो कंपनी होती हैं वो आके इससे अमेलगेमेट होती हैं तब बनती हैं, ठीक है ना। तो जो पहली ये जो कंपनी थी इसका क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जो इस कंपनी को चार्टर मिलता है 1600 ईस्वी में मिलता है, कौन देता है? क्वीन एलिजाबेथ देती हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा। तो देखिए यहाँ जिक्र है किसका? कैप्टन हॉकिंस का। अभी हमने देखा कैप्टन हॉकिंस कौन होता है? ये कंपनी का एम्बेसडर होता है ठीक है, कंपनी का एम्बेसडर होता है जो 1609 में कहा जाता है जहांगीर के दरबार में जाता है परमिशन लेने के लिए, ताकि ये लोग जहां जहां मुगल टेरिटरी है, एम्पायर है, वहां पे ये क्या करे? फैक्ट्री अपनी लगा सके। 1609 में ये जाता है आगरा, ठीक। लेकिन इसको परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि पोर्तुगीज नहीं चाहते। अभी हमने पिछले अभी थोड़ी कुछ देर पहले देखा ना कि पोर्तुगीज नहीं चाहते हैं, और ऐसा वो मुगल एम्पायर से यानी जहांगीर से रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं आप उनको परमिशन मत दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस जाता है परमिशन लेने के लिए। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये कौन होता है? ये कंपनी का एम्बेसडर होता है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछता है कि ये राजा का एम्बेसडर होता है कि कंपनी का, तो ध्यान रखिएगा ये कंपनी का एम्बेसडर होता है, ठीक है। और राजा का एम्बेसडर वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, थॉमस रो होता है। थॉमस रो किंग ऑफ ब्रिटेन का एम्बेसडर होता है, ठीक है। उस टाइम कौन किंग होता है? जेम्स फर्स्ट होता है, ठीक है। तो उनका जो एम्बेसडर होता है वो होता है थॉमस रो। और ये जो कैप्टन हॉकिंस जो पहला इंसान जाता है परमिशन लेने के लिए, ये कंपनी का एम्बेसडर होता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बेसडर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है कि ये अपनी पहली कारखाना कहाँ लगाते हैं। तो देखिए इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी कारखाना को लगाया था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि विलियम हॉकिंस जब राजा के दरबार में यानी जहांगीर के दरबार में जाता है, उसको परमिशन नहीं मिलता है, तो वो जाते हैं सारे अंग्रेज मिलके मसूलीपट्टनम यानी साउथ इंडिया में, और वहां से अपनी बिजनेस को शुरुआत करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए मसूलीपट्टनम में इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन इनकी पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है सूरत में। कब? 1613 में इनकी पहली परमानेंट फैक्ट्री होती है, ध्यान रखिएगा, सूरत, ठीक है, 1613 में लगाई जाती है, ठीक है ना। 1613 में सूरत में अंग्रेजों की पहली परमानेंट फैक्ट्री होती है। मसूलीपट्टनम में तो बस ऐसे ही जाके ट्रेड की इन्होंने, मतलब बिजनेस व्यापार अपनी शुरुआत इन्होंने की होती है, लेकिन सूरत में ये पहला अपना परमानेंट फैक्ट्री लगाते हैं। किसको हरा के? यहाँ पे भी पोर्तुगीज बैठे होते हैं पहले से, तो ये पोर्तुगीज को यानी पुर्तगालियों को हरा के यहाँ पे अपने कारखाना को लगाते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे युद्ध होगा, उसका नाम होगा बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है। क्या होगा? बैटल ऑफ स्वाली। एग्जाम में पूछता है बैटल ऑफ स्वाली क्या था, किसके बीच में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ स्वाली कब होता है? 1612 में होता है, ठीक है ना, सूरत में, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली 1612 में सूरत में होगा, पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में होगा, और यहाँ पे पुर्तगाली हार जाते हैं, ठीक। तो उसके बाद इन्होंने 1613 में सूरत में अपनी कारखाने की
यहाँ पे स्थापना की थी, ठीक है। और ये जो मसूलीपट्टनम में अपनी शुरुआत किए होते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा जो फैक्ट्री है वो कब स्टैब्लिश करते हैं, बाद में 1616 में करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको पूछेगा कि पहला परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाया, ठीक है, फॉर्मल फैक्ट्री, तो वो सूरत में स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सूरत नहीं हो, मसूलीपट्टनम हो, तो आप मसूलीपट्टनम को टिक करेंगे, क्योंकि क्या है, इन्होंने शुरुआत, जब इनको परमिशन नहीं मिलती है तो कहाँ से शुरुआत करते हैं, ये करते हैं मसूलीपट्टनम से, ठीक है ना। तो अगर ऑप्शन में हो तो आप सूरत लगाइएगा, ना हो तो मसूलीपट्टनम लगाइएगा, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैप्टन थॉमस बेस्ट का नाम लिखा हुआ है, वही जो ये कैप्टन थॉमस बेस्ट होता है यही पोर्तुगीज को हराएगा, इसी के अंडर में सेना होगी ब्रिटिशर्स की, और ये लीड करता है कैप्टन थॉमस बेस्ट। यही स्वाली के युद्ध का जिक्र है, ठीक है, 1612 में ये पोर्तुगीज को हराता है, और 1613 में ये लोग अपने कारखानों को यहाँ पे लगाते हैं, ध्यान रहेगा। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे जो जिक्र है सर थॉमस रो का है, और ये किसका एम्बेसडर होता है, ये राजा का एम्बेसडर होता है, यानी कि जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर होगा, ठीक है। और ये कब आता है, 1615 में भारत आएगा, सर थॉमस रो, ध्यान रहेगा, सर थॉमस रो। इसके पहले हमने देखा था विलियम कैप्टन हॉकिंस को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिर क्या है कि इन लोगों ने, इनको परमिशन, रो को कहाँ पे परमिशन मिलती है, आगरा में, अहमदाबाद और भरूच में अपने कारखाने लगाने को परमिशन मिलती है, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन के राजा भेजते हैं कि जाओ परमिशन लो राजा से, ठीक है ना, ताकि जो हमारी कंपनी गई है वो भारत के काफी जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पे अपनी बिजनेस की, व्यवसाय की शुरुआत कर सके, ठीक है। तो इसको परमिशन मिलता है कि हाँ आगरा में आप कारखाने लगाइए, अहमदाबाद में लगाइए और भरूच में लगाइए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो जो कंपनीज आती हैं वो लगभग किस किस एरिया में अपने कारखाने लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई और नाम दे देगा किसी और एरिया का, ठीक है, और पूछेगा क्या यहाँ पे भी कारखाने लगे थे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में अलग अलग जगहों का नाम रहेगा, और बताइए अंग्रेजों ने कहाँ कारखाने लगाए थे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही है, लेकिन नहीं, आपने अगर जगह का नाम थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, देखिए जैसे अंग्रेजियों का है, डच का है, ठीक है, पोर्तुगीज का है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा है ना, तो आप इसको एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ बॉम्बे की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए बॉम्बे कैसे मिला अंग्रेजों को, देखिए क्या होता है ना, अंग्रेजी उस टाइम किंग होते हैं, यानी ब्रिटिश किंग होते हैं चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी होती है, किससे शादी होती है, पुर्तगाली राजकुमारी होती है, यानी पोर्तुगीज की प्रिंसेस होती हैं, ठीक है, उनसे उनकी शादी होगी, उनका नाम होता है कैथरीन, ठीक है ना। तो आप समझे, जो ब्रिटिशर के राजा होंगे यानी चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी होगी, ठीक है, पुर्तगाली की राजकुमारी से, और बदले में उनको पुर्तगाली क्या करेंगे, बॉम्बे को दहेज में देंगे, ठीक है ना। किसको देंगे, चार्ल्स सेकंड को देंगे, और यही चार्ल्स सेकंड क्या करेंगे, ये कंपनी को प्रोवाइड करेंगे लीज पे, ठीक है, कि हमें तुम एनुअली 10 पाउंड का भुगतान करो, बदले में हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, बॉम्बे दे रहे हैं, और साल भर में तुम एक बार हमें 10 पाउंड इतना देना, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, बाद में इसको लीज पे दे देते हैं। और देखिए चंद्रगिरी के शासक होते हैं, ये भी अलाउ करते हैं कि ठीक है आप आइए और मद्रास में अपने कारखाने लगाइए, जो आगे बदल के उसका नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना। और साउथ इंडिया में ये इनका इम्पोर्टेंट सीट बनता है, किसका, ये बनता है ब्रिटिशर्स का इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंसी का सीट, ठीक है ना। आपको पता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी यानी बंगाल वाला, ठीक है, और मद्रास में, तो वहां पे होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। और ये कहाँ पे होता है, साउथ इंडिया में होता है। इसके बाद इन्होंने अपने हेडक्वार्टर को मसूलीपट्टनम से, जो आपने देखा ना पहले जब उन्हें परमिशन नहीं मिला था तो मसूलीपट्टनम से उन्होंने शुरुआत की थी, और आगे ये बढ़ के कहाँ जाएंगे, अपना जो सेंटर है कहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे, इसको करेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास से, ठीक है ना। मद्रास प्रेसिडेंसी आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए तो यहाँ पे है कि फिर इस आपने अभी बॉम्बे देखा, ठीक है, मद्रास देखा, अभी देख रहे हैं ना हरिहरपुर, ठीक है, और बालासोर, ठीक है ना, बालासोर और हरिहरपुर, यहाँ पे अंग्रेजों ने शुरुआत की थी 1633 में, ठीक है। और यही ध्यान रखिएगा हुगली इन्हें कब मिला, हुगली कब,
इन्होंने अपनी यहाँ पे फैक्ट्री कारखाने लगाने शुरुआत किए तो 1651 में। एग्जाम में पूछता है, ठीक है, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में हरिहरपुर और बालासोर में ये 1633 में अपने कारखाने लगाते हैं, और हुगली काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, 1651 में अपने कारखाने को स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा लगभग ईयर, क्योंकि कभी कभी पीसीएस वगैरह एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, ठीक है। ईयर वाइज की करेक्ट सीक्वेंस में बताइए कि कहाँ पे इन्होंने पहले और कहाँ पे इन्होंने बाद में इसको किया हुआ है स्टैब्लिश अपने कारखानों को इस जगहों पे, ठीक है ना। तो वही देखिए, हुगली में किया है 1651 में, फिर सॉरी, कासिम बाजार और पटना में भी इनके कारखाने होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। कासिम बाजार कहाँ होता है, ये बंगाल में होता है, ठीक है, और पटना में भी इनके कारखाने होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे वही बात है कि जो एक जॉब चरनौक होता है, ठीक है, जॉब चरनौक, इसको क्या होता है, इसको परमिशन मिलती है, इसको दीवानी मिलती है कि हाँ, सॉरी, इसको दीवानी नहीं, इसको परमिशन मिलती है कि अपने इंग्लिश फैक्ट्री को सुतानुती में लगा सकता है। कब मिलता है, 1600, ठीक है, इसको 1691 में मिलता है, ठीक है ना। 1691 में परमिशन मिलता है कि ये सुतानुती में अपने फैक्ट्रीज को, कारखाने को लगा सकता है, कौन, जॉब चरनौक को, ठीक है। आगे चल के इनको मिलेगी जमींदारी, ठीक है, कहाँ के, सुतानुती, गोविंदपुर और कलिकता यानी कालीघाट की, ठीक है। आपने क्या समझा कि जॉब चरनौक को 1600 यानी 1691 में, ठीक है ना, 1691 में क्या मिलेगा, परमिशन मिलेगा कि आप जाइए सुतानुती में अपने कारखाने लगाइए, ठीक है। आगे चल के इनको जमींदारी मिलती है, कहाँ की, सुतानुती, गोविंदपुर की और कालीघाट की, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पूछता है कि कलकत्ता का फाउंडर कौन था, तो जॉब चरनौक, ठीक है, ये कलकत्ता का फाउंडर भी था। जो आज हम कलकत्ता देखते हैं ना, उसको किसने बसाया, किसने उसकी स्थापना की, तो जॉब चरनौक ने की, ठीक है। देखिए, कलकत्ता 3 गांवों को मिलाकर बनता है, यही 3 गांव है, ठीक है ना, सुतानुती, गोविंदपुर और कालीघाट। ध्यान रहेगा, ये 3 गांव मिलके क्या बनते हैं, कलकत्ता बनते हैं, और उसका फाउंडर कौन होता है, जॉब चरनौक होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे वही बात है कि यहाँ जो इनका कलकत्ता में यानी बंगाल प्रेसिडेंसी में जो इनका 45 सेटलमेंट होता है, ठीक है ना, वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है कलकत्ता, ठीक है। उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। अभी हमने मद्रास का क्या देखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है ना, लेकिन यहाँ कलकत्ता में होगा फोर्ट विलियम, ठीक है, कंफ्यूज मत हो गई होइएगा। कलकत्ता में है फोर्ट विलियम और मद्रास में है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना लगभग 1700 एडी में यानी 1700 एडी में होती है, 1700 ईस्वी में, और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन होते हैं, सर चार्ल्स आयर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कलकत्ता के फाउंडर कौन, जॉब चरनौक है, ठीक है। 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता की फाउंडेशन होती है, ठीक है ना। कौन है पहला, सुतानुती, गोविंदपुर, कालीघाट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो यहाँ पे इनका 45 सेटलमेंट है बंगाल में यानी कलकत्ता में, उसे क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम कहते हैं, ठीक है ना। और इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सर चार्ल्स आयर थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, फारूक सियार ये आगे चल के मुगल एम्परर होता है, ठीक है, लगभग 1713 से 19 के बीच में, ठीक है ना। और ये अंग्रेजों को परमिशन देता है कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करिए बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। इससे क्या होता है, अंग्रेजों को काफी फ्रीडम मिल जाती है कि वो अपने ट्रेड को काफी बड़े एरिया में वो भी ड्यूटी फ्री करें, ठीक है ना, मुफ्त में करें, ठीक है। लेकिन ये इसका काफी मिसयूज भी करते हैं, ठीक है। तो जो ये परमिशन मिलता है ये देता है मुगल एम्परर फारूक सियार, और इसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए, कंपनी के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अंग्रेजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी यूजफुल होता है, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, फारूक सियार के फरमान यानी आदेश को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये देता है 1715 में, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ जो एक एक चीज बनाई यहाँ पे लिखा गया ना, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आप इसको ऐसे ही इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हमने देखा पुर्तगाली आए, दूसरे आए डच, तीसरे आए अंग्रेज, ठीक है ना, ठीक है, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़े, आगे अब क्या है, अब बात हो रही है सॉरी, डेन्स की, डेनमार्क की, ठीक है ना, डेनमार्क की कंपनी की, ठीक है ना। तो ये डेन्स कहाँ के थे, ये डेनमार्क के थे, ठीक है। तो देखिए, इनकी जो कंपनी है वो कब स्टैब्लिश होती है, 1616 में। तो एक बार हम रिवाइज कर लें, अभी हमने देखा जो डच की कंपनी थी कब स्टैब्लिश हुई थी, 1600
1602 में, और ब्रिटिशर्स की 1600 में इनको चार्टर मिला था, ठीक है। और ये जो डेंस है इनकी कंपनी 1616 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रहेगा। देखिए, और ये जो अपने पहले कारखाने कहाँ लगाते हैं, चांक्यूबार में लगाते हैं, ठीक है ना, ये कहाँ है, तंजौर में, और 1620 में लगाते हैं, ठीक है। अभी आपने अंग्रेजों का देखा, ब्रिटिशर्स कहाँ लगाते हैं पहली अपनी परमानेंट फैक्ट्री, सूरत में 1613 में, ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, किसके बीच में होता है, बिटवीन पोर्टुगीज एंड इंग्लिश, ठीक है। और मसूलीपट्टनम में वो लगाते हैं 1616 में। लेकिन यहाँ पे ये जो डेंस की बात हो रही है, ये अपने पहले कारखाने लगाते हैं चांक्यूबार में यानी तंजौर में, और कब लगाते हैं, 1620 में लगाते हैं, याद रहेगा, ठीक है। देखिए, और कलकत्ता में इनका इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, वो कहाँ होता है, सेरमपुर, ठीक है ना। पूछ सकता है कि क्या डेंस कलकत्ता में थे, तो जी बिल्कुल थे, कहाँ थे, सेरमपुर में, ठीक है, इसी को श्रीरामपुर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेरमपुर में यानी कलकत्ता में इनका इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इनका जो इम्पोर्टेंट एम था, बिजनेस करना काफी दिनों तक रहा नहीं, आए तो थे बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, लेकिन इनका क्या एम था, इनका था धर्म प्रचार करना, यानी मिशनरीज एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना, ठीक है, धर्म प्रचार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना, ईसाई धर्म में बदलना इनका मोटिव था, ठीक है। तो ये बाद में क्या करने लगते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और इनकी जो बिजनेस का जो गोल होता है वो बाद में धीरे धीरे खत्म होने लगता है भारत में, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या है सॉरी, अगली जो कंपनी आती है यानी कि लास्ट वन, वो क्या होती है, इंपॉर्टेंट, ये लास्ट कंपनी है, ठीक है ना। ये क्या है, ये है फ्रेंच की कंपनी यानी फ्रांसीसी की कंपनी। और देखिए ये कब आती है, ये आती है 1600, देखिए इसको कब फॉर्म किया जाता है, इसको 1664 में फॉर्म किया जाता है, ठीक है, 1664 में यानी 1664 में ये स्टैब्लिश होती है। अच्छा, करता कौन है, तो इसको करता है फाइनेंस मिनिस्टर कोलबर्ट, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसको तो रानी ने किया था, चार्टर दिया था, नहीं, तो यहाँ पे भी राजा देगा, यहाँ पे कौन देता है, कोलबर्ट नाम का इंसान होता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर होता है, किसका होता है, ये होता है फ्रांसीसियों के राजा यानी लुइस 14 का फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो देखिएगा, जब फ्रांसीसी कंपनी स्टैब्लिश की जाती है तो उस टाइम राजा कौन होता है, उस टाइम राजा होता है लुइस 14, और उसी का फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि कोलबर्ट इस कंपनी की स्थापना करता है, कब करता है, 1664 में करता है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। देखिए, इनकी जो पहली कारखाना होती है यानी फैक्ट्री होती है कहाँ लगती है, तो वो लगती है सूरत में, ठीक है, 1667 में, ठीक है। और जो दूसरी कंपनी होती है, सॉरी, जो इनकी फैक्ट्री लगती है इस कंपनी की, वो कहाँ लगती है, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं कहीं डेट 1668 भी है, ठीक है। तो 1667 1668 में, ठीक है, जब इनकी कंपनी फॉर्म होती है, स्टैब्लिश होती है, ठीक है, तो इसके लगभग 4 से 5 साल बाद ये अपना पहला कारखाना लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी अपना पहला कारखाना कहाँ लगाएंगे, सूरत में लगाएंगे। तो इनकी कंपनी फॉर्म होगी 1664 में, और इनके कारखाने लगभग वही 3 से 4 साल बाद, ठीक है ना, 1667 या 1664 में, सॉरी 1608 में लगती है, ठीक है ना, स्टैब्लिश ये करते हैं। और जो दूसरा कारखाना होता है 1669 में होता है, ठीक है, मसूलीपट्टनम में, ध्यान रहेगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए, और यहाँ पे फिर क्या कह रहा है कि कलकत्ता में भी इनकी फैक्ट्री लगती है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अपना यहाँ पे टाउनशिप स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इनका सेटलमेंट होता है, ठीक है। आपने अभी देखा 1664 में इनकी कंपनी की स्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है। लगभग 1668 में यहाँ पे अपना कारखाना लगाते हैं, कहाँ लगाएंगे, सूरत में लगाएंगे, ठीक है ना, 1608 में। और 1673 में अपने टाउनशिप को कलकत्ता में ये स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। तो कलकत्ता में ये लोग भी होते हैं, ठीक है ना, ये लोग भी वहाँ पे हाजिर होते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए पौंडीचेरी की स्थापना किसने की, तो किसने की, आप ध्यान रखिएगा, ये जो फ्रैंकोइस मार्टिन है ये स्टैब्लिश करता है किसको, पौंडीचेरी को, जो आज हम पौंडीचेरी सुनते हैं ना, तो उसके उसके स्थापक कौन है, तो यही फ्रांसीसी मार्टिन इसके यानी कि पौंडीचेरी के संस्थापक हैं, ठीक है। और ये जगह फ्रांसीसियों को किसने दिया, अगर एग्जाम में पूछा है, जो कि पूछा हुआ है कि फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी ये जो स्थान था पहले वो किसने दिया, ठीक है ना, जो इन्होंने फिर आगे चल के इसका नामकरण किया, ठीक है, पौंडीचेरी, ठीक है ना। तो इसके जो संस्थापक थे वो मार्टिन थे, फ्रैंकोइस मार्टिन, ठीक है। तो
इसे इस जगह को किसने दिया फ्रांसीसियों को कि ठीक है आप यहाँ पे अपने बिजनेस करिए, तो वो देता है बीजापुर का देता है शासक, ठीक है, बीजापुर से मिलता है, ठीक है ना। कब मिलता है? 1664 में मिलता है, सॉरी 74 में मिलता है, ठीक है, 1674 में दिया जाता है। तो ये जो पौंडीचेरी है इसकी स्थापना कब होगी? 1674 में होगी। करने वाला कौन है? तो मार्टिन है, ठीक है ना, और ये एक फ्रांसीसी है। अच्छा, तो ये बताइए, फिर अभी हमने देखा था कि कलकत्ता का फाउंडर कौन है, ठीक, कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। देखते हैं आप कितने देरी तक चीजों को याद रखते हैं। तो कौन है कलकत्ता का फाउंडर, जल्दी बताइए, ठीक। तो देखिए और कहाँ कहाँ होता है फ्रांसीसियों का सेंटर, तो ये होता है माहे में, करिकल और कराईकल और बलासोर में, ठीक है ना। तो ये कहाँ कहाँ होगा? माहे, कराईकल और बलासोर में होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे भी जो फ्रांस वाले होते हैं यानी फ्रांसीसी होते हैं अपना ट्रेड सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो माहे, कराईकल और बालासोर में इस्टेब्लिश करते हैं। आगे बढ़े, देखिए आगे यहाँ पे कर्नाटिक वॉर्स की यानी कर्नाटक वॉर्स भी इसे कहते हैं, ठीक है, कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं, ठीक। कर्नाटिक वॉर्स ये किसके बीच में होता है? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, ठीक है ना, कर्नाटक युद्ध, ठीक है। और ये किस लिए होता है? वर्चस्व के लिए ये दोनों में युद्ध होगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपनी रहेंगी, काफी पावरफुल, फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक है। तो इसमें युद्ध होगा, ठीक है, कि आगे कौन जीतता है और कौन अपना इंपॉर्टेंट जगहों पे, ठीक है, अपना ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश करेगा, इसको आगे चलाएगा, और कौन रूल करने वाला है, ज्यादा एरिया को इंडिया के रूल करने वाला है, ठीक है, इसको कवर करने वाला है। तो इस चीज का डिसीजन, ठीक है, अब जब दो पावरफुल लोग होंगे तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया को कैप्चर करेगा, रूल करेगा, या फिर यहाँ पे अपने बिजनेस को लगाएगा? तो ये होगा यहाँ पे लड़ाई के बाद इनके बीच में युद्ध होगा, इसके बाद ये डिसाइड होगा कि हाँ जो जीतेगा वही अपना इसको लीड करेगा, ठीक है ना, इसका वर्चस्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है। पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है? ध्यान रखिएगा, ये होगा लगभग, यहाँ पे गलत दिया हुआ है शायद, ठीक है ना, ये 1746 से 48 के बीच में होता है, ठीक है, 1746 से 48 के बीच में होता है, ठीक है। ये किसके बीच में होगा? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होगा, ठीक है ना। लेकिन ये मोटिवेटेड होता है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाँ चलो युद्ध करते हैं। इसका वजह पता है क्या होता है? ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही होती है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया में वहाँ के राजा होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रिया यूरोप में है, आपको पता होगा। वहाँ पे क्या होता है? राजा होते हैं, लेकिन राजा के कोई उत्तराधिकार यानी पुरुष उत्तराधिकार नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनकी पुत्री होती है, और वो चाहते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद कौन इस राज्य को संभाले? तो मेरी पुत्री संभाले। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? उत्तराधिकार की लड़ाई छेड़ देते हैं, ठीक है ना, और उनकी पुत्री को रानी नहीं बनाते हैं, ठीक है, उनके हाथ में शासन को नहीं देते हैं। तो वहां पे ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा होता है, और कहीं ना कहीं फ्रांसीसी और अंग्रेजों में भी इस चीज के लिए मुठभेड़ होता है, ठीक है ना, मतभेद रहता है। और भारत में ये वजह होता है पहले कर्नाटक युद्ध के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप। हाँ, देखिए ये युद्ध होगा, यहाँ पे जानते हैं युद्ध कैसे शुरुआत होगा? एक अंग्रेज कैप्टन होता है, शायद बर्नेट नाम होता है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? फ्रांसीसियों के जहाज को चुरा लेगा, ठीक है, वहां का गुस्सा होता है लेकिन जहाज को यहाँ चुराएगा। हाँ, तो यही इनके बीच में वजह होगा युद्ध का, ठीक है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध होगा इस वजह से होगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जो यहाँ पे संधि होती है जिसकी वजह से ये युद्ध समाप्त होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, वो ये डेट है, ठीक है। शायद ये युद्ध 1740 से 48 के बीच में ही हुआ था, ठीक है ना। ये 46 और 48 में ये क्या होगा? 46 से 48 के बीच में यहाँ पे क्या होगा? लास्ट में संधि होगी, ठीक है, और ये युद्ध समाप्त किया जाएगा। थोड़ा सा आप इस डेट को कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसी बीच में युद्ध होगा, ठीक है, 1740-48 के बीच में। हाँ, लास्ट में यहाँ पे 48 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल होता है। अगर एग्जाम में पूछता है कि किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो ये होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। और यहाँ पे एग्री करते हैं फ्रांसीसी की, ये जो मद्रास है ना, जो हमने इसको कैप्चर किया था, ठीक है, ये हम किसे लौटा देंगे? अंग्रेजों को लौटा देंगे, ठीक है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से
समाप्त होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए जो अगली बात हो रही है वो किसकी हो रही है, दूसरे कर्नाटक युद्ध की हो रही है। देखिएगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में 3 युद्ध होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 युद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे युद्ध की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके पहले हमने देखा था पहला युद्ध, पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। और अब यहाँ पे दूसरे की बात हो रही है। हाँ, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो पहला युद्ध होता है 1740 से 48 के बीच में होता है, कंफर्म, ठीक है। दूसरा जो होगा 49 से 54 के बीच में होगा। सॉरी, उस टाइम थोड़ा दिमाग से स्लिप कर रहा था, ठीक है ना, लेकिन हाँ उसी के लगभग होगा। 1740 से 48 के बीच में, और 48 में ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल को साइन किया जाएगा, ठीक है। उसके वो संधि की जाती है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, उसके द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया जाता है। और यहाँ पे दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात हो रही है, ठीक है। वो कब होगा, 1749 से लेके, यानी 1749 से लेके 1754 एडी के बीच में होगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, एक उत्तराधिकार की लड़ाई होगी। देखिए तो पहला जो युद्ध था वो भी किससे प्रेरित था, वो भी प्रेरित था उत्तराधिकार की लड़ाई से, और यहाँ पे भी सक्सेशन की लड़ाई ही हो रही है। देखिए क्या होता है ना, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, जो कि हैदराबाद का संस्थापक होता है। ध्यान में रखिएगा, हैदराबाद का संस्थापक कौन होता है, निजाम उल मुल्क होता है। आगे हम इस चीज को देखेंगे, ठीक है ना, जब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स रीजनल स्टेट्स को कैसे कैप्चर करते हैं धीरे धीरे, तो वहां हम इस चीज को देखेंगे। तो आप आगे का लेक्चर भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि निजाम उल मुल्क की जब मृत्यु हो जाती है, तो ये चीज में इन लोगों में कंफ्यूजन होता है कि अगला जो होगा वो कौन एरिया को, जो रीजन है उसको कंट्रोल करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जन होते हैं, ठीक है, जिनको फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनका नाम होता है मुजफ्फर जंग, ठीक है, और चंदा साहिब, ठीक है। ये चाहते हैं दक्कन और कर्नाटक को कंट्रोल करना, ठीक है ना। और फ्रांसीसी चाहते हैं कि हाँ यही जो ग्रुप है, यही पार्टी है, ये क्या करे, दक्कन और कर्नाटक को कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी पार्टी होती है, ठीक है, उसको चाहते हैं अंग्रेज, नासिर जंग और अनवर उद्दीन को, ठीक है, समझे। देखिए निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पे 2 ग्रुप, ये 2 पार्टी उभर के आती है। पहला होता है मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, ये क्या चाहेंगे कि हम दक्कन और कर्नाटक को कंट्रोल करें, ठीक है, ये हमारे अंडर हो। लेकिन जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, ये हमारे हाथ में हो, ठीक है। मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहा होता है, फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अनवर उद्दीन को कौन सपोर्ट कर रहा होता है, अंग्रेज सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, ये अनवर उद्दीन हार जाता है और ये पार्टी जीत जाती है। इनके कंट्रोल में हो जाता है दक्कन और कर्नाटक, ठीक है। आगे चल के यही चंदा साहब का जगह होता है, ठीक है। यहीं से आरकोट को रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इनके एरिया को, ठीक है, इनके एरिया में आरकोट आता है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव काफी इंपॉर्टेंट बैटल में भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा बैटल है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, आरकोट को कैप्चर कर लेगा, और चंदा साहिब अनेबल होंगे कि उसको दोबारा रॉबर्ट क्लाइव से छीन सके, ठीक है ना। तो छीन नहीं पाते हैं, तो बाद में ये एरिया भी चला जाता है अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। आगे अभी देखते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है ना, अंबूर की लड़ाई, इसी को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है कि अंबूर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1749 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1749 में अंबूर की लड़ाई हुई थी। और ये किसका हिस्सा था, दूसरे कर्नाटक युद्ध का, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का ये हिस्सा था, बैटल ऑफ अंबूर, ठीक है ना, अंबूर की लड़ाई ठीक है। इसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहब रहते हैं। ये किसको मिलके हराते हैं, ये अनवरुद्दीन को हरा देते हैं, ठीक है ना। और वही बात यहाँ लिखी है कि रॉबर्ट क्लाइव होता है, ठीक है, वो 1751 में, यानी कि 1751 में आरकोट को कैप्चर कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। और चंदा साहिब इसको बाद में जीत नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये अंग्रेजों के हाथ में ये एरिया भी चला जाता है, ठीक है ना। आगे चले, ठीक है। तो वही बात है, चंदा साहिब इसको वापस लेने में विफल रहते हैं, और ये किसके हाथ में जाता है, ये जाता है अंग्रेजों के हाथ में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए फ्रांसीसियों का कुछ ऐसे फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, उनकी कुछ वजह होती है, वो डुप्लेक्स को बुला लेते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर रहता है ये फ्रांसीसियों का डुप्लेक्स, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नर रहता है। ये कहते हैं, जैसे हमने देखा ना कि अल्बुकर्क रियल फाउंडर होता है पोर्तुगीज का, वैसे ही जो डुप्लेक्स होता है फ्रांसीसियों का, फ्रांसीसी का रियल फाउंडर होता है इंडिया में, ठीक है ना।
फ्रांसिस ये फ्रेंच पावर का रियल फाउंडर होता है कौन? डुप्लेक्स होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसको क्या करते हैं, जो फ्रांसीसी होते हैं कहते हैं भैया अब बहुत हो गया, आप बहुत दिन रह लिए, बहुत ज्यादा दिन रह लिए भारत में, अब आइए भारत से, ठीक है फ्रांस, अब हम भेजेंगे अपने दूसरे गवर्नर को जिसका नाम होता है गोडेहू, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो आता है वो उसका नाम होता है गोडेहू, ठीक है ना। आगे बढ़े, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है तीसरे कर्नाटक युद्ध का। हमने देखा पहला कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच में, दूसरा होता है 1749 से 54 के बीच में, और यहाँ तीसरा 1756 से 63 के बीच में चलता है, ठीक है, ये 3 युद्ध होते हैं। हाँ, हमने देखा जो पहला युद्ध होता है वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल यानी एक्स-ला-चैपल की संधि से उसका समापन होता है, और जो दूसरा युद्ध होता है वहां पे होता है साइन ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी होता है ना, किसने स्थापना की? मार्टिन ने की, तो वही वहां पे होता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब देखिएगा जो तीसरा यहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 56 में, ठीक है ना, 56 में, और ये खत्म कब होता है? 63 में खत्म होता है, ठीक है। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट युद्ध की बात हो रही है, बैटल ऑफ वांडी वाश, ठीक है। इससे क्या होते हैं, फाइनली अंग्रेज जो होते हैं फ्रांसीसियों को हरा देंगे, बैटल ऑफ वांडी वाश। एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट बैटल है, 1760 में होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, जो अंग्रेज होते हैं जीत जाते हैं और जो फ्रांसीसी होते हैं वो हार जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा था, क्या देखा था, 1749 में क्या होता है, बैटल 1759 सॉरी 49 में बैटल ऑफ अंबूर, ठीक है ना, ठीक है। 1759 में क्या होता है, बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, बैटल ऑफ बेदरा, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं बैटल ऑफ चिंसुरा भी। और यहाँ से डच जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, हार जाते हैं। और यहीं पे देखिएगा 1760 में होता है वांडी वाश की लड़ाई, और यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रांसीसी होते हैं वो भी हार जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे 1700 यानी 1759 में क्या होगा, बैटल ऑफ बेदरा होगा, जो दूसरी डच कंपनी होती है हार जाती है अंग्रेजों से। और यहाँ 1760 में वांडी वाश में जो फ्रांसीसी होते हैं वो भी हार जाते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस सीक्वेंस को, ठीक है। और इन 1749 में बैटल ऑफ अंबूर होता है, अंबूर की लड़ाई, ये दूसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ वांडी वाश में आपने देखा फ्रांसीसी हार जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट संधि होगी वो क्या होगी, ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी। लास्ट में युद्ध समाप्त होगा, किससे समाप्त किया जाता है, इस संधि से समाप्त किया जाता है, ठीक है। और क्या होगा कि जो फ्रांसीसी होते हैं उनको अलाउ किया जाता है, ठीक है आप जाइए कुछ एरिया में, ठीक है, जैसे पौंडीचेरी हुआ, इन सब एरिया में आप क्या करिए, अपने ट्रेड को चलाइए, ठीक है ना, अपने बिजनेस को, व्यापार को चलाइए। लेकिन आगे क्या करना है, आपको अपना फोर्टिफाइड सेटलमेंट नहीं बनाना है, किला वगैरह नहीं बनाना है, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ पे इन लोग के बीच में एग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 3 युद्ध अभी हमने देखा, किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है। पहला 1740 से शुरुआत हुई, 48 तक चला। दूसरा आपने देखा 48 के बाद 1749 में शुरुआत हुआ, 54 तक चला। और जो तीसरा युद्ध है 56 से शुरू हो गया, 63 के मध्य होगा, ठीक है ना। पहले के दौरान ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल साइन होता है, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि होती है, तीसरे में पेरिस की संधि होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो जो तीसरा युद्ध होगा उसमें पेरिस की संधि होगी। फ्रांसीसी कहाँ के होते हैं फ्रेंच का, सॉरी फ्रांस से होते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच कहाँ के होते हैं, फ्रांस से होते हैं। और जो पेरिस होता है कहाँ होता है, पेरिस भी फ्रांस में होता है। तो जो लास्ट में जो संधि होगी, ठीक है ना, जहाँ से ये बिलोंग करते थे वहीं के नाम की पेरिस, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ पेरिस। आगे देखिए क्या बात हो रही है, यहाँ डुप्लेक्स जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्लेक्स, उसकी बात कही जा रही है, ठीक है ना, कि ये गवर्नर होता है, डायरेक्टर जनरल एक तरीके से मानिए, ठीक है। फ्रांसीसी कॉलोनी का भारत में डायरेक्टर जनरल बन के आता है, कब आता है, 1741 में आता है, ठीक है, 1741 में आता है भारत में, ये चीज क्लियर रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसको टाइटल दिया जाता है नवाब का, कौन देता है, मुजफ्फरजंग मुगल एम्परर, मुगल सम्राट देता है, और सूबेदार देता है डेक्कन का, ठीक है ना। ये लोग मिलके डुप्लेक्स को टाइटल दिए होते हैं, किस चीज का, नवाब, नवाब टाइटल मिला होता है डुप्लेक्स को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और यही सब्सिडियरी अलायंस के
दाता यानी जनक भी माने जाते हैं, ठीक है ना। सहायक संधि, जिसको बाद में अंग्रेज भी चल के क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ठीक है ना। और काफी एरिया को, भारत के काफी राज्यों को इस सहायक संधि के थ्रू ये अपने अंडर में करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो उसके जनक कौन होंगे, तो डुप्लेक्स होंगे, ये फ्रांसीसी डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। जब ये इसके बाद जाते हैं तो उसके बाद कौन आता है गवर्नर जनरल बन के, सॉरी डायरेक्टर जनरल बन के, वो आता है गोडेहू, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे अभी हमने थियरी देखा, ठीक है, तो देखिए क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे रिलेटेड चाहे स्टेटमेंट वाइज चाहे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, ठीक है, किसे जाता है ये क्रेडिट, कि जिसने सी रूट की खोज की शुरुआत की, किसने की, भारत में सी रूट की खोज, तो वो करते हैं पुर्तगाली, ठीक है ना। पहले ही देखा, जो पोर्तुगीज होते हैं, वास्को डिगामा उसका पहला मेंबर है जो भारत आता है, ठीक है ना। तो सी रूट की खोज करने वाले पुर्तगाली होते हैं, ठीक है। इसमें कौन है पहला, भारत में पहला आने वाला ब्रिटिश जहाज, तो वो होगा रेड ड्रैगन। देखिए यहाँ पे हिंदी में लाल अजगर लिख दिया, लेकिन ये होता है रेड ड्रैगन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो पहला जहाज आता है ब्रिटिशर्स का, उसका नाम होता है रेड ड्रैगन, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, तो यानी जो पहले आते हैं यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, वो कौन होती है, पुर्तगालियों की होती है, ठीक है ना। जो पहला जहाज आता है अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स का, उसे रेड ड्रैगन कहते हैं, ठीक है। हमने आपको शुरुआत में बताया था केप ऑफ गुड होप की यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बारे में, ठीक है। तो कौन डिस्कवर करता है इसके थ्रू भारत आने का रास्ता, वो करता है वास्को डिगामा, ठीक है ना, यही ना आता है 1498 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बोला कि इसमें कौन सा जो युद्ध है वो क्या करता है, भारत में अंग्रेजों को फ्रांसीसी चुनौती समाप्त कर देता है, ठीक है, ठीक है। कौन सा युद्ध होता है जिससे जो फ्रांसीसी चुनौती होती है वो समाप्त हो जाती है, वो होती है, हमने देखा था वांडी वाश की लड़ाई, ठीक है। और डच की चुनौती कैसे समाप्त होती है, उस युद्ध की बात बताइए, उस युद्ध का नाम बताइए, ठीक है ना, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन समाप्त करता है, हमने अभी आपको कई बार बताया, ठीक है ना। तो ये जो वांडी वाश की लड़ाई है ये होती है 1760 में, ठीक है ना, ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही हिस्सा होता है, और इस दौरान क्या होता है, ये जो फ्रांसीसी है वो हार जाते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की असली नींव रखने वाला सबसे बड़ा पुर्तगाली गवर्नर कौन था, बताया था ना कि जो पोर्तुगीज गवर्नर, जिसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर भी कहते हैं इंडिया में, तो कौन है, अल्बुकर्क है, ठीक है ना। दूसरा गवर्नर हमने आपको बताया था, दूसरा गवर्नर, पहला कौन था, अल्मेडा था, ठीक है, उसकी ही पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, और दूसरा था अल्मेडा, ये चीज क्लियर, ठीक है। देखिए आगे है कि बॉम्बे को ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से शादी के लिए दहेज के रूप में दिया गया था, तो किससे शादी इन्होंने की थी, किसके राजकुमारी से, किस देश के राजकुमारी से शादी की थी, तो ये की थी पुर्तगाल की राजकुमारी से, कैथरीन से शादी की थी, तो चार्ल्स सेकंड को मिला था ये दहेज में, ठीक है, ये चीज ध्यान में रहेगा। आगे बढ़े, बिल्कुल देखिए आगे क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर और उनके प्रतिष्ठान से जुड़े लोगों को गलत तरीके से जोड़ा गया है, ठीक है, कौन कौन एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, इन शहरों को, देखिए पौंडीचेरी फ्रांसिस मार्टिन, बिल्कुल हमने आपको बताया, मार्टिन ने एस्टैब्लिशमेंट की थी इसकी 1764 में, ठीक है ना, आपको अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। अहमदाबाद के अहमद शाह, ठीक है, मद्रास का फ्रांसिस डे, और कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव, तो बताइए क्या ये सही है, नहीं, जो रॉबर्ट क्लाइव है वो नहीं कलकत्ता का फाउंडर है, कौन होता है, जॉर्ज चर्नॉफ होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जॉर्ज चर्नॉफ, 3 गांवों को मिला के ये बनता है, ठीक है ना आपने अभी थियरी में पढ़ा, ठीक है, 3 गांवों को मिला के अंग्रेजों को वहां की जमींदारी मिली होती है उन 3 गांवों की, और यहाँ वो गांव मिला के क्या बनते हैं, कलकत्ता बनते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले डच उपनिवेश कहाँ था, सबसे पहले बताइए कहाँ था डच उपनिवेश, तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, जो दूसरा था वो पुलिकट था, और जो तीसरा था वो सूरत था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो था वो क्या था मसूलीपट्टनम था, ठीक है, पहला ये था, दूसरा पुलिकट था, और तीसरा सूरत था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े,
देखिए उस भारतीय राजा का नाम बताएं जिसने पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। स्टार्टिंग में हमने देखा था किसने स्वागत किया था, तो स्वागत करने वाला इंसान कौन था बताइए, जैमोरिन था। ध्यान रखेंगे जब 1498 में यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत आएगा तो उसका स्वागत कौन करेगा, जैमोरिन करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पौंडीचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी। यहाँ पे किसका जिक्र होता है, फ्रांसीसी का जिक्र हो रहा है, यानी फ्रेंच कंपनी की जिक्र हो रही है। तो आपने देखा था ना डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स ने की थी। ठीक है, तो डुप्लेक्स क्या था, बहुत ही पावरफुल गवर्नर था, कहाँ का, फ्रांसीसियों का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा डुप्लेक्स। ठीक है, और इसी की सहायक संधि वाली भी पॉलिसी थी, यही जन्मदाता माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने हैदराबाद में अपनी आर्मी को वहां पे प्लेस किया था, स्थापित किया था। ठीक है ना, तो ये चीज होता है। ठीक है, दिल्ली का शासक कौन था जब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में, हम आगे आने वाले लेक्चर में देखने वाले। अब आप कहेंगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसे हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, कि उस टाइम मुगल शासक कौन होता है जब तीसरा पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। तो अभी आपने देखा 1760 में कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे जो राजा होता है, मुगल सम्राट होता है, वो होता है शाह आलम सेकेंड। ठीक है ना, और इसको राजा बनाया भी कौन होता है, देखिए जो अब्दाली होता है भारत में लगभग 7 बार आक्रमण करता है। ठीक है, तो जब ये शुरुआत में आता है ना, तो ये राजा को, जो पहले मुगल सम्राट होता है, ठीक है, मोहम्मद शाह होता है शायद, तो उसको हटा के इन्हें बनाता है मुगल सम्राट अपने मन मुताबिक, शाह आलम सेकेंड को। तो जब बाद में 1761 में मुगलों में मराठों में और अब्दाली में युद्ध होगा, जिसे कहेंगे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो उस टाइम जो मुगल सम्राट होगा कौन होगा, शाह आलम सेकेंड होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तब से आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो ये थी अल्मेडा की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अल्मेडा की ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, और ये फ्रांसीसियों का पहला इंपॉर्टेंट गवर्नर था भारत में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है कि मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराज उद्दौला किस देश के नवाब थे, बताइए कहाँ के नवाब थे। ये भी चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये सब बंगाल में जब हम लोग रीजनल स्टेट्स को पढ़ेंगे ना तब हम देखेंगे। ठीक है, कि ये गवर्नर का, जो ये गवर्नर होते हैं, जो नवाब होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, तो ये होते हैं मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराज उद्दौला। ठीक है, बताइएगा, आपके लिए एक और होमवर्क है कि ये सिराज उद्दौला किस युद्ध से ताल्लुक रखता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध में ये शामिल होता है, इससे युद्ध होता है अंग्रेजों का। ठीक है ना, आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है कि सिराज उद्दौला किस इंपॉर्टेंट बैटल में युद्ध करता है, मतलब कि वॉर से ये रिलेटेड है, बैटल से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ये कहाँ का होता है, देखिएगा, ये सभी कहाँ के नवाब होते हैं, ये बंगाल के नवाब होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराज उद्दौला कहाँ के नवाब होते हैं, ये सब बंगाल के नवाब होते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़े, इसे पढ़ेंगे भी आगे। ठीक है, कुछ ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने नॉलेज को बताइए कितना आपको पहले से पता था। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसको हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो ये भी हम देखेंगे आगे। ये हुआ था इलाहाबाद संधि के तहत। ठीक है ना, आगे बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट युद्ध होते हैं। ठीक है, वो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं, जिससे क्या होता है, अंग्रेजों को भारत पे कब्जा करने का वहीं से उनको मौका मिलता है, उनकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप हमें जरूर लिख के बताइएगा कि वो कौन से 2 इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो नवाब और मुगल एम्परर के बीच में होता है। ठीक है, जिसके बाद से जो अंग्रेज होते हैं भारत को कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, बताइएगा हमें। देखिए आगे हम देखते हैं क्या पूछ रहा है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था, किसके साथ मारा गया था। देखिए ये मारा गया था पुर्तगालियों के साथ। आपने देखा था जो गुजरात का शासक होता है, ये मांगता है, जब उस टाइम हुमायूं हमला करता है 1534 में, तो ये मदद भी मांगता है। ठीक है ना, और बोलता है बदले में मैं क्या दूंगा, आपको बेसिन दे दूंगा। फिर बाद में इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतभेद हो जाता है, और इसमें ये बहादुर शाह मारा जाता है। ये कहाँ का होता है, गुजरात का, और मारने वाले कौन होते हैं, पुर्तगाली होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया और दूसरा कारखाना, ठीक है, स्थापित किया।
तो क्या कह रहा है कि सूरत में इन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था, बिल्कुल किया था। तो दूसरा कहाँ किया था, अभी हमने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। ये किया था इन्होंने मसूलीपट्टनम में, ध्यान रहेगा, ठीक है। मसूलीपट्टनम में ये अपना दूसरा कारखाना एस्टैब्लिश करते हैं फ्रांसीसी, और पहला करेंगे सूरत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने आपको अभी पढ़ाते वक्त ईयर भी वहाँ पे बताया था, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो आने वाला जो भी एग्जाम है, ठीक है, यूपीएसआई के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, लेकिन बाकी और भी जो एग्जाम्स है ना, उसके लिए अगर ये आप पढ़ते हैं तो ये जो थियरी है, कॉन्सेप्ट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आगे चलें। देखिए आगे कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी का अधिग्रहण किससे किया था, तो कौन दिया था पौंडीचेरी को। देखिए जो मार्टिन था पौंडीचेरी की स्थापना करता है, ठीक है, लेकिन उस जगह को देता कौन है, फ्रांसीसियों को, ठीक है, आप अपने यहाँ पे बिजनेस लगाइए, शुरुआत कीजिए। तो वो आपने देखा था ना, बीजापुर का सुल्तान होता है, ठीक है, वो देता है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था उस चीज को। आगे देखिएगा कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, बताइए कि कैपिटल क्या था फ्रेंच कॉलोनी की। भारत में जो फ्रेंच कॉलोनी थी, ये क्या, इसका कैपिटल क्या था, पढ़ा था ना हमने, बताइए क्या कैपिटल था। किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है फ्रेंच की, ठीक है ना। और ये आपका होमवर्क है, आप बताइए, ठीक है, बताइए कि आप क्या था यहाँ पे इनका कैपिटल, ठीक है, इस चीज को आप बताइएगा। आगे बढ़े। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार करने का दोहन करने के लिए शामिल किया गया था, यानी कि इन विच ईयर was the East India Company incorporated to exploit trade with East and Southeast Asia and India, ठीक है। तो अभी हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला था चार्टर, 1600 एडी में, 1600 ईस्वी में मिला था, 1600 एडी में मिला था, ठीक है। एलिजाबेथ होती हैं जो महारानी होती हैं ब्रिटेन की, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ, वो देती हैं चार्टर, ठीक है, अधिकार पत्र की जाइए आप लोग जाकर पूर्वी में क्या करिए, बिजनेस करिए, व्यापार करिए। और कब मिलता है ये चार्टर, ये 1600 ईस्वी में मिलता है, ठीक है, ईयर याद रखिएगा। और डच को कब मिलता है, 1602 ईस्वी में मिलता है, भूलिएगा मत, ठीक है ना। तो क्या होता है आगे, जो अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था, बताइए जरा किस युद्ध में हराया था, ये भी हमने अभी पढ़ा है। देखिए आपने देखा था कि जो अंग्रेज होते हैं सूरत में अपने कारखाने लगाते हैं, लेकिन वहां पे कौन पहले से होता है, पुर्तगाली होते हैं, लेकिन पुर्तगालियों को हराता कौन है, अंग्रेज हराते हैं, ठीक है। तो उस युद्ध का नाम मैंने वहां पे लिखा था, कौन सा युद्ध सॉरी, कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ स्वाली था, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, ये युद्ध होता है। और यहीं से अंग्रेज क्या करते हैं, पोर्तुगीज को यानी पुर्तगालियों को हराएंगे और फिर अपने कारखाने लगाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, क्योंकि आप लेक्चर को फिर ध्यान से नहीं सुने हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, इतना पेशेंस तो, इतना डिसिप्लिन तो स्टूडेंट में बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जाम क्लियर करना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है, आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा और टेस्ट लगाने पड़ेंगे, तभी एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। वैसे तो एग्जाम सभी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एग्जाम ऐसे नहीं क्लियर होता, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, ठीक है ना, डिसिप्लिन स्टूडेंट बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन पर्सन बनना पड़ेगा। आगे देखते हैं, चलिए ये तो समाप्त हुआ, ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है, ये दूसरा पीडीएफ है, ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म होती है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आया, और ये भी बताइएगा कि आपको समझने में क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो उसको हम आने वाले लेक्चर में इम्प्रूव करेंगे, चेंज करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि वैसे लेक्चर बनाए, वैसे कंटेंट लेकर आए जिससे आपको मदद मिले, ठीक है, आपकी हेल्प हो, ठीक है। तो आप आने वाले एग्जाम के लिए, स्पेशली यूपीएसआई के लिए, आप इसको बिल्कुल इन सीरीज में, इन क्लासेस को देखिए, समझिए, ठीक है ना, और टेस्ट लगाइए, इससे आपकी हिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगी, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।